अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में और यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले जियाले हमारे साथ मौजूद हैं। और अप्रैल की 4 तारीख जैसे ही आती है ये तमाम जियाले जो हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में और इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मुतहर्रिक हो जाते हैं और शहीद भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज भी यहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर सारे जियाले आए हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ज़िंदगी जो है उस पर रोशनी डालेंगे आज के प्रोग्राम में। भुट्टो साहब ने जो एक विजन दिया, जो नारा दिया, वो उस वक्त कितना कामयाब था, आज कितना कामयाब है। जो विजन था भुट्टो साहब का, उस पर आज की पीपल्स पार्टी कितना अमल कर रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। गेस्ट पैनल का तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हबीब जुनैदी साहब। मजदूरों के लिए आपने बहुत आवाज़ें उठाई हैं, आपको खुशामदीद। आपके साथ मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक MPA खैरुन्निसा साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं। नादिर हुसैन ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, आप फॉर्मर एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। इकबाल सांद साहब इस वक्त प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको वेलकम कहते हैं। सरदार नज़ाकत अली साहब हमारे साथ हैं, जो कि अक्सर मौक़ों पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हबीब जुनैदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, सीनियर रहनुमा हैं, आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर देखा है और यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने का और जद्दोजहद करने का मौका आपको मिला। कैसे याद करते हैं 2017 की 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से गुफ्तगू करने से कब्ल हमें ये सोचना होगा कि जब शहीद ने इस मुल्क की सियासत में कदम रखा तो वो सूरत हाल क्या थी। एक नई पार्टी की बुनियाद डाली, अवाम के हुकूक का जो है परचम बुलंद किया। और आपको याद रखना चाहिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कब्ल इस मुल्क में सियासत जो थी वो मीरों, पीरों, वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों और सनतकारों के ड्राइंग रूम तक महदूद थी, उनके महलात तक महदूद थी, उनकी कोठियों तक महदूद थी। लेकिन जुनैदी साहब क्या भुट्टो साहब खुद एक जागीरदार और वडेरे नहीं थे? इसमें कोई शुबा नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरी तरह से क्लर्क नहीं थे किसी इदारे में। वो सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुए थे। वो एक वजीर आजम के बेटे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने तबके से बगावत की और गरीबों के साथ आके खड़े हो गए, मजलूमों के साथ खड़े हो गए, किसानों के साथ खड़े हो गए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क की सियासत का धारा तब्दील कर दिया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि गो की बुनियादी तौर पे एक इंतखाबी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद ये एक इनकलाबी पार्टी है और इनकलाब का ये नारा इस मुल्क के अवाम को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। क्या समझते हैं आप कि क्या उनकी मजबूरी थी कि वो एक डिक्टेटर की हुकूमत को उन्होंने मजबूत किया, एक वक्त के अंदर उनके वजीर बने और एक वक्त था कि उन्हें उस डिक्टेटर का जानिशीन भी कहा जाता था। तो आप क्या समझते हैं कि ये उस दौर की मजबूरी थी कि अगर वो उस हुकूमत में नहीं जाते तो शायद वो मंजर आम पे नहीं आ पाते? बिल्कुल जो है कहते हैं उन्होंने मजबूत नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त रास्ता अख्तियार किया। बिल्कुल शुरू में भी दुरुस्त रास्ता अख्तियार किया। वो ये समझते थे कि सियासत में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आमरीत के अंदर घुस के उसको जो है ख़त्म किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि उनका विजन, उनकी अप्रोच बिल्कुल दुरुस्त थी और उन्होंने वही किया। आप मुझे बताइए कि अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त ना होते तो कौन जो है खड़ा होता कश्मीर के मसले के ऊपर? कौन कहता कि हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, घास खाएंगे, लेकिन कश्मीर के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तारीख को उसके तनाजुर में देखें, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इनके गिरफ्त से जो है कहते हैं कि सियासत को निकाला, अवाम में लेके आए। और यही वजह है कि सारे ताकतवर तबकात
मुझे याद है कि सारे ताकतवर तबकात, सारे उमरा, सारे मीर पीर जागीरदार वडेरे उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए एक जान हो गए थे, लेकिन आज भी वो गरीबों के दिलों में जिंदा है, करोड़ों आवाम के दिलों में जिंदा है। खैरुन्निसा साहिबा, आप फरमाएं, आप कैसे याद करती हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दरिया को कूजे में बंद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनका जो हकीकी कारनामा है, बल्कि एक कारनामा तो नहीं कहना चाहिए मुझे, कि पाकिस्तान को उन्होंने आइन तो दिया ही दिया, लेकिन उसने पाकिस्तान को एक पहचान दी। पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो शनाख्ती कार्ड था वो भुट्टो साहब ने जो है वो उसका इजरा किया था। पाकिस्तानियों के पास पासपोर्ट ही नहीं था। तो आप देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो वक्त था, वो आमरीत के बाद वाला बहुत ही मुश्किल दौर था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। उनका सियासी फहम था। रिजवान, आप देखें कि बैक वक्त उन्होंने ना सिर्फ वफाक को संभाला, मुल्क को संभाला, अपनी पॉलिसीज़ को जो बाहर की दुनिया के साथ भी इस तरह रखा कि दुश्मन ममालिक को भी अपनी ज़बान और सियासी फहम से संभाला। यहाँ तो बहुत सारी बातों पर जंगें लग जाती हैं। आपको याद होगा कि 90,000 कैदी वो छुड़ाए थे उन्होंने अपनी सिर्फ ज़बान और सियासी फहम की बसीरत पर। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों को ये भी इल्म नहीं होगा कि हमारा 5,000 चौरस मील एकड़ जो रकबा था वो भी उनसे आज़ाद करवाया। उस वक्त ये शायद ये चीज़ किसी को इस चीज़ की अहमियत अब ना पता हो, लेकिन उस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया को कंबाइन करना, उनको एक जगह इकट्ठा करना, एक इस्लामी ब्लॉक बनाना, तो आप देखिए कि वो बैक वक्त कितने महाजों पर लड़े। वो और जो वो उनका आइडिया था उस पर यानी इस्लामी कंट्रीज में तो अमल नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने जो बात की एक ब्लॉक बनाने की, वो फिर हमने यूरो का एक ब्लॉक देखा जो बना। वहाँ पे आज शेंगेन एक वीज़ा है जिसमें आप इतने कंट्रीज जा सकते हैं। वहाँ पे एक करेंसी बनी जो भुट्टो साहब का वो वहाँ पे हुआ। कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उन्हें कुर्सी से बड़ी मोहब्बत थी, और उस कुर्सी की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से जो मुल्क नहीं टूटना चाहिए था वो मुल्क टूट गया। अगर वो बहुत बड़े लीडर थे तो फिर मुल्क टूटना नहीं चाहिए था। देखिए, ये एक इल्ज़ाम है और ये तारीख को बदतरीन तरीके पर डिस्टॉर्ट करने की हमेशा से कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की कि मुल्क न टूटे, इसकी सालमियत बरकरार रहे। वो खुद गए, उन्होंने जाके शेख मुजीबुर रहमान से डायलॉग किए और एक ऐसे हालात में डायलॉग किए कि जब ये यकीनी तौर पे नज़र आ रहा था कि मुल्क इस वक्त जो है एक फैसला कुन मरहले में जा चुका है, उन्होंने पूरा कन्विंस करने की कोशिश की और उनकी ख्वाहिश ये थी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि किसी के मुतालबात उस हद तक ही तस्लीम किए जा सकते थे कि जिस हद तक पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखा जा सके। अगर मुल्क में कुछ भी आज होता है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुक्मरान पे होती है। इसी तरह से अगर मुल्क टूटा है तो उन लोगों की वजह से टूटा है जो अपने इख्तिदार की खातिर इख्तिदार छोड़ने पे तैयार नहीं थे, अवाम को वोट देने के लिए अवाम को इख्तिदार मुंतकिल करने पे तैयार नहीं थे। तारीख को देखिए, तारीख को सही तनाजुर में देखना चाहिए। बहुत सारे कारनामे हैं, जितनी तारीफें भी करते जाएं वो कम होंगी भुट्टो साहब की, लेकिन भुट्टो के जानशीन जो है उन्होंने क्या दिया है इस मुल्क को, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये मैं आपकी तरफ लेके बढ़ता हूँ। नादिर हुसैन ख्वाजा साहब फरमाइए, अभी जो है वो सवाल उठाया जा रहा है, यानी इतनी तारीफें की जा रही, कोई इनकार नहीं है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कारनामों से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने जो डिलीवर किया, अगर उनकी जमात नहीं कर सकेगी तो फिर कौन करेगा? फिर बाकी लोगों से क्या तवक्को रखें? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कभी कि हम लाड़काना को पेरिस बनाएंगे, तो क्या लाड़काना पेरिस बन गया? क्या वो सूबा जहाँ पे हुक्मरानी है उसका कैपिटल कराची जो है वो क्या उसका कचरा उड़ गया? ये सारे सवाल तो उठेंगे ना पीपल्स पार्टी के लिए। सवाल अवाम भी उठाती है, बहैसियत सियासी कारकुन हम भी सवाल उठाते हैं कि जी इस मुल्क में आपने कितने दिन अवाम को हुकूमत दी है, डेमोक्रेसी कितने दिन चली है, पब्लिक की हुकूमत कितने दिन चली है, वोट के तकद्दुस का एहतराम कितने दिन हुआ है, वोट के तकद्दुस की पायमाली कब तक होती रही है? जब सिस्टम चलने नहीं देंगे तो अच्छी नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स जब 9 साल पहले ये बात अच्छी थी कि जमहूरियत को कितने साल चलने दिया है। अभी तो 9 साल से लगातार आप इक्तदार के अंदर हैं, हाँ, सिंध के अंदर।
एक और हम 9 साल डिक्टेटर में की बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है। एक और डिक्टेटर की शक्ल में जो छोटे सूबों से ज्यादती हो रही है, जो NFC अवार्ड का जो हमारा हक है उसको पायमाली जो हो रही है, और सूबों को गवर्नेंस करने नहीं दी जाती, उनके लिए मसाइल इस्लामाबाद से पैदा किए जाते हैं। ठीक है, इकबाल साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुझे इकबाल साहब ये फरमाएं, मैं आता हूं आपके पास कि जैसे जुनैदी साहब ने बात की कि गरीबों के लिए आवाज उठाई, मजदूरों के लिए आवाज उठाई, किसानों के लिए आवाज उठाई। आप एक यूथ लीडर हैं, अब आपके एक यूथ लीडर बिलावल भुट्टो आपके सामने हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बिलावल को इदराक है अवामी इशूज का? एक बच्चा जो कि सोने का चम्मच, वो क्या मिसाल है, लेके पैदा हुआ है, उसे गरीबों का अंदाज़ा है, जो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, जिसके पास इतने सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो क्या आपको उसके अंदर कोई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई झलक नज़र आती है? देखिए, आपने कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला बिलावल भुट्टो जरदारी, यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि वो एक शहीद माँ का बेटा है, उसके नाना ने शहादत दी, उसके मामू शहीद कर दिए गए, और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, भुट्टो खानदान के लिए इस मुल्क में सियासत करना मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह अगर फैसला किया है, और आप ही के सवाल पर कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, तो वो क्या जरूरत है उनको पाकिस्तान की गरीब आवाम के बीच में आने के लिए? क्या जरूरत है? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक बंदा, क्या जरूरत है उसको पाकिस्तान के अंदर आके वो गरीबों की बात करे, किसानों की बात करे, अपने नाना के फलसफे पर चले, अपनी शहीद माँ के फलसफे पर चले? वो इसलिए जरूरी समझता है कि पाकिस्तान की आवाम ने भुट्टो खानदान को इज्जत दी, भुट्टो खानदान को वकार दिया, लेकिन वो वकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने जिस तरह घड़ी खुदा बख्श जाके 38 साल के बाद भी लोग अपने माँ बाप की कब्र पर जाना भूल जाते हैं, लोग अपने दादा की कब्र पे जाना भूल जाते हैं, शायद कब्रें भी उनको याद नहीं होती। तो वो बच्चा जिसको आप बच्चा कहते हैं, वो आज पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा नौजवान लीडर है, और उसने ये साबित किया। उन्होंने कहा था कि मैं पहले तंजीम बनाऊंगा, फिर सिंध को तैयार करूंगा, फिर पाकिस्तान को बनाऊंगा। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की तंजीम साजी कर दी है, और पूरे जो बाकी मानदा तंजीम है वो भी जल्द अनाउंस हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान की तंजीम साजी करने के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, और अवामी राब्ता मुहिम चाहे जितने भी थ्रेट हों, चाहे जितने भी थ्रेट हों, देखें भुट्टोज के लिए तो हमेशा पाकिस्तान में मुश्किलात पैदा की गई, उनकी जानों को खतरात हुए, लेकिन भुट्टोज ने कभी भी पाकिस्तान की आवाम से दूर रहना पसंद नहीं किया। अगर चाहती तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी दुबई में अपनी बाकी मानदा जिंदगी गुजार सकती थी दीगर लीडरान की तरह, लेकिन उन्होंने कहा था कि रहूंगी तो अवाम के बीच, जीऊंगी तो अवाम के बीच, मरूंगी तो अवाम के बीच। उन्होंने साबित किया। लेकिन आज पाकिस्तान की जिस तरह की ये जालिम सियासत है, जहां पर भुट्टो खानदान का खून बहा है, आज उनके बच्चे भी इस बात से पाकिस्तान की सियासत में आने के दरेग नहीं करते कि शायद खुदा न खास्ता कल हमारी जानों को भी खतरात लाहक हो जाए। तो मैं सलाम पेश करता हूं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के तमाम बच्चों को, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए अपने आप को सियासत में झोंका। ठीक है जी, भुट्टो के फलसफे पर कितना अमल हुआ है, कितना अमल हो रहा है, यहाँ जो जियाले बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं, ये कैसे खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, ये सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और पीपल्स सेक्रेटेरिएट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नारे लग रहे हैं, उन्हें उनकी बरसी के मौके पर आज याद किया जा रहा है, और हम भी आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश कर सकें। लेकिन सवाल भी उठाए जा रहे हैं उसके साथ साथ कि भुट्टो के फ़लसफ़े पर कितना अमल हुआ है। कुछ तारीखी पस मंज़र तो हमने लास्ट सेशन में आपकी खिदमत में पेश किया, हबीब जुनैदी साहब ने हमारी मालूमात में बहुत इजाफा भी किया। सरदार नज़ाकत साहब, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं, ये फरमाइए, अभी बात हो रही थी ब्रेक से पहले, जैसे कि शहीदों की बात की गई, मजलूमों की बात की गई, ज़्यादतियों की बात की गई, लेकिन यही बातें करके हर इलेक्शन लड़ा जाता है पीपल्स पार्टी का। वो कब वक्त आएगा कि जब पीपल्स पार्टी जो है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेगी?
वो फख्र से बताएगी कि जनाब हमने ये कारनामे अंजाम दिए हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और हमें इस वजह से आप वोट दें। बहुत शुक्रिया रिजवान। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, पाकिस्तान के अंदर दो तबकात की जंग है। पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है कि जो ज़ियाउल हक को मानने वाले हैं, जो आज भी ज़ियाउल हक को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तबका वो है जो मजलूम महकूम तबका है, जो स्टूडेंट हैं, जो लेबर हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सियासत करते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरेशन की जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती है। जहाँ तक आपने कारकर्दगी की बात की, जिस तरह हमारे पार्टिसिपेंट ने बात की, जिस तरह जुनेदी साहब ने बात की कि अगर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने दिया जाता पाकिस्तान के अंदर, तो ये आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता जो आज पाकिस्तान के लोगों के सामने है। अनफॉर्चुनेट क्या है पाकिस्तान के अंदर के हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट बनी पिछली दफ़ा, उसको पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करने दिया गया। आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को रोज़ कोर्ट के अंदर बुलाया जाता था और आज जिस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पूरी दुनिया कहती है कि पैनामा लीक्स के हवाले से उसके ऊपर चार्जेस हैं, अगर यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता, वो स्टेप डाउन भी करता, वो हडियाला जेल के अंदर होता। लेकिन यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, इस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है, एक दफा कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ। ये फरमाए ना, जहां तक आपने ये बात की मसलूबियत की, तो डील्स तो आपकी भी नजर आ रही है। डॉक्टर आसिम का आपके सामने आ गया है कि इतना बड़ा वाकया, लेकिन उसके बावजूद उनको रिहाई जो है मिल रही है। आप देख रहे हैं शर्जील मेमन का मामला, आप अयान अली का मामला देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जरदारी साहब जो हैं अब फुल फ्लैश तरीके से मैदान में मौजूद हैं। तो ये तो कुछ मफाहमती सियासत जो है वो महसूस हो रही है। बकौल इमरान खान के नूरा कुश्ती हो रही है, दोनों तरफ से फिक्स मैच हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी कारकुन, कोई भी लीडर अगर जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो कोर्ट के सामने सरेंडर करे, कोर्ट से क्लियर होके आ जाए। पाकिस्तान की कोर्ट ने डॉक्टर आसिम साहब को बेल दी है, पाकिस्तान की कोर्ट ने शर्जील मेमन को बेल दिया है, पाकिस्तान की कोर्ट ने जो जितने कारकुन हैं उनको बेल दी है। यहाँ पे किसी डील का कोई हिस्सा नहीं है। चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो का केस हो या आज तक। मौजूदगी में जरदारी साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आए? उन्हीं की मौजूदगी में आते हैं, उनके बाद जाने के बाद क्यों आए? देखें, जरदारी साहब इस मुल्क के फार्मर प्रेसिडेंट भी रहे, एक पार्टी के लीडर भी हैं। पाकिस्तान के अंदर उनके करोड़ों लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। हम कारकुन जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के कारकुन हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के कारकुन हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कारकुन हैं। उनका जब दिल चाहेगा वो पाकिस्तान आएंगे। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है कि किसी से पूछ के आया जाए। ये जरदारी साहब का मुल्क है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क है, ये कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का मुल्क है, जिसने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल किया। आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 18 साल से 45 साल के दरमियान जो 65% यूथ है, उसको हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लीड कर सकता है। कोई 65 या 70 साल का आदमी कोई लीड नहीं कर सकता। लेकिन ये जो यूथ है, ये सिर्फ और सिर्फ भुट्टो के नारों या शहीदों के नारों पर जो है अट्रैक्ट नहीं होगी। अब वो परफॉर्मेंस पर अट्रैक्ट होगी। जो लोग पाकिस्तान के अंदर आए थे, एक गुबार बन के आए थे, आज उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। चारों सूबों की जंजीर कहा जाता है। खैरुन्निसा साहिबा, पिछले इलेक्शन में हमने देखा, उसमें पंजाब में भी बहुत नाकामी मिली, KPK में भी नाकामी हुई, बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी को नाकामी का सामना करना पड़ा, सिंध के शहरी इलाकों में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। तो आप ये नहीं समझती कि ये जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, अब तीसरे नंबर पर आ रही है और कहीं मुकाबला हो रहा होता है? खासतौर पर पंजाब की अगर हम बात कर लें तो पीपल्स पार्टी उसमें कहीं नहीं होती, PTI और नून लीग होती है। एक बात तो ये कि जो आपने अभी बात की कि आपने वो KPK से भी गए और आप बलूचिस्तान में भी नहीं थे, ये 97 का आई थिंक के वो वक्त आपको याद होगा। आप कह रहे हैं कि सिंध के बहुत सारे शहरी इलाकों से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई। रिजवान, मैं तुमसे सवाल करती हूँ कि वो कौन से सिंध के शहरी इलाके जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो रवायती वोट भी है यहाँ पर, सारे दूसरी जमातें भी रहती हैं, जो दूसरी जमातों का वोट बैंक है सो है। उसके अलावा ऐसा कोई इलाका नहीं, कोई आप ऐसा गांव नहीं बता सकते, कोई ऐसा शहर नहीं बता सकते कि जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक कम हुआ है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जनरल इलेक्शन जो है वो एक आरोज का इलेक्शन था। वो आपने देखा, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब जो है उस वक्त ही कहा था
21 रोज़ का इलेक्शन है, उसके बावजूद भी हमने भरपूर निशस्तें ली और हम पुरुम्मीद हैं कि आइंदा 2018 में जो है हमारी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। नादिर साहब, आप फरमाएं कि अभी हैदराबाद में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब ने ललकारा है आपकी गवर्नमेंट को कि वो जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं हो सकी, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकी, मोटरवे क्यों नहीं बन सकी, मेट्रो क्यों नहीं चल सकी। उन्होंने कराची के हवाले से भी ललकारा है कि कराची में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। आप पंजाब फतह करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पहले कराची को तो संभाल लें या सिंध को तो संभाल लें। यकीनन पंजाब के पिसे हुए तबकात के पास जब शहीद भुट्टो का नवासा जाता है, जब इस मुल्क का सबसे संजीदा सियासतदान जनाब आसिफ अली जरदारी पंजाब पहुंचता है, जिसकी राह में रुकावटें साजिशों की तरह डाली गई, जब वो लौटता है पंजाब पहुंचता है तो ये बौखलाहट का नतीजा है। इनको बदहाजमी हो गई है कि सिंध में आके ललकारते हैं। जब मोटरवे बना था तो मोटरवे का तस्वर होता है कि सी पोर्ट टू ड्राई पोर्ट बनना चाहिए मोटरवे। इन्होंने मोटरवे बनाया, सबसे पहले ड्राई पोर्ट टू ड्राई पोर्ट बनाया। ये हक सबसे पहले सिंध का था, सिंध से मोटरवे की शुरुआत होनी थी। अगर वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कह रहे हैं तो वो नहीं बनी है, मोटरवे नहीं बना है, ट्रांसपोर्ट नहीं आई है, कचरा पड़ा हुआ है, सड़कें खराब है, तो बस जो इश्यूज है वो तो वही पुकार रहे हैं। इन्होंने रात को काला ऐनक पहना हुआ है। सबसे सिंध से बड़ी अजीम दरगाह सिंध और जामशोर और हैदराबाद में मौजूद है। लाखों लोग वहां से फैजियाब हो रहे हैं। कोई हमें जरूरत है, हम बनाएंगे, अपने वसाइल से बनाएंगे। जो वसाइल तयशुदा है वो सिंध के वसाइल को खाया है, नहीं दे रहे हैं, इनकारी है। तो वफाकी हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत इनकारी है। जी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? सिर्फ और सिर्फ जो क्योंकि जाले जो हैं वो बड़ी मोहब्बत करते हैं पार्टी से, तो सिर्फ ये मोहब्बत ही है या आप समझते हैं कि कुछ डिलीवर भी हो रहा है, कुछ गरीब आवाम के लिए, मजलूम तबके के लिए जो है पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर पर सिंध में 8-9 साल से हुकूमत है कुछ कर रही है? मेरे जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस वक्त बिठाए हुए, उन नुमाइंदों को चाहिए कि उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सीट की लगाई गई है। तो वो, मैं खुद एक सिंधी हूँ, मेरा वालिद भी डिस्ट्रिक्ट दादू से बिलोंग करते हैं, मेरा नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वर्कर्स थे लाइन्स एरिया से। तो मैं भी पार्टी की वर्कर्स हूँ, मैं भी एक गरीब वर्कर हूँ। मैंने कोई बेईमानी नहीं करी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं करप्ट नहीं हूँ। मैं भी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से यही एक मैसेज दूंगी कि जो करप्ट लोग हैं, जो नाअहल लोग हैं, जिन्होंने अवाम के लिए काम नहीं करा, सिंध है, मेरा सिंध है, मैं जानती हूँ सिंध के अंदर स्कूलों की क्या सूरत हाल है। टाट के ऊपर बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, हमें पता है। वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर मौजूद नहीं होते, ये भी हमें पता है। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, अवाम की हुकूमत है। मोहतरमा ने अपनी गर्दन कटवाई है इस मुल्क के लिए। तो हमारे ये जो बैठे हुए सीट के ऊपर मिनिस्टर हैं, चाहे MP है, चाहे MN है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदा के लिए अच्छा काम करें, क्योंकि ये हमारी शहीदों की जमात है, अच्छा काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इतनी सारी बातें होगी, मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। यहाँ पर आकर नवाज शरीफ साहब ये तो कहते हैं, आप वो तो बताएं, यहाँ पर आकर आपको सिर्फ कचरा नजर आ गया। अच्छा, वो दूसरी बात ये भी है कि कचरे से मुतालिक, और वो जो आपने ट्रेन का कहा था कि पहली ट्रेन यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर मुत्तहदा वालों का भी हिसाब किताब बनता है, वो तो मैं बाद में आऊँगी। पहले तो मुझे ये बताने दें कि नवाज शरीफ यहाँ पर आकर जब ऐलान करता है तो पहले तो बताएं कि 4 साल पहले सिंध वफाक का हिस्सा नहीं था क्या? सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था क्या? आप जब हमारा बजट तक नहीं देते, आप हमारा बजट पूरा नहीं करके देते, तो आप यहाँ पर कैसे सवाल करते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये चीज़ बनी हुई, वो चीज़ बनी हुई? आप अपने रंग बिरंगी बसों पर, रंग बिरंगी मंसूबों पर अरबों रुपए खा जाते हैं करप्शन करके, लेकिन यहाँ पर थर का कहत आता है, आप 1 अरब का ऐलान करते हैं, 50 लाख देकर तनख्वाह देते हैं। पंजाब में सैलाब आ जाए, पूरी जिम्मेदारी आप उठाते हैं। यहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन होता है, वफाक 1 रुपया हमें नहीं देता। आप सिंध का, आप यहाँ ठीक है जी, क्या अगले साल अगर टाइम पर इलेक्शन होते हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शन हर दफा टाइम पर ही होने चाहिए, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम ला सकेगी? ब्रेक के बाद यहाँ जो जियाले, इनसे हम जानेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हमें पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में याद किया जा रहा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। आप ये फरमाएं कि
हमने देखा कि जब वफाक में आपकी हुकूमत आई तो उस वक्त जो है कोशिश की गई कि ये जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई है ये केस दोबारा खोला जाए और इस पर जो है बात की जाए कि ये फैसला जो है उस वक्त गलत हुआ था। देखिए, ये एक आम डिबेट है और मैं समझता हूँ कि आज आपने जो मौजू सेलेक्ट किया है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पे किया है, तो हमें ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करना चाहिए। गवर्नेंस का प्रॉब्लम है रिजवान साहब, पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह ये भी है, खैरुन्नसा ने अभी जो है बताया भी कि यहाँ पर एक अरसे तक कोलिशन गवर्नमेंट रही है। यहाँ पर कभी भी इस पूरे दौर के अंदर अगर आप देख लें तो 9 साल में 6 साल के दौर के अंदर जो है पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड नहीं रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे हैं। यहाँ टारगेटेड ऑपरेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। सबसे ज़्यादा रेंजर्स को अख्तियारात जो है कराची के अंदर दिए गए। कराची को जानबूझ के एक प्रॉब्लम बनाया गया, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नेंस के प्रॉब्लम भी बेशक ज़्यादा है, लेकिन हमें इसको ठीक भी करना है। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं समझते कि हम जो है जान छुड़ा के भाग जाए, हम इसको ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खैर जी जनाब, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के फ़लसफ़े में अमल पैरा साबित कदमी के साथ होने की जिंदा मिसाल ये है कि 4 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान से शहीद बाबा के पैरोकार उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए गड़ी खुदाबख्श जाते हैं, जबकि वहाँ का दर्जा हरारत 48-49 डिग्री होता है। लेकिन सर इस तरह तो लोग जो है वो दरबारों में भी जाते हैं, लोग जो है वो पीरों फकीरों के मज़ारों पे भी जाते हैं, तो उस पर जो उनके फ़लसफ़े पे अमल करने का मतलब तो ये नहीं है उधर हाजिरी दे देना। उसका मतलब तो ये है कि उन्होंने जो फ़लसफ़ा दिया है उस पर अमल करें। अवाम की खिदमत, रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया है वो लोगों तक पहुँचाएं, वो असल चीज़ है। देखो जी, मज़ारों पे जाना ये जो है एक सानवी हैसियत है, ये मजहबी अकीदे के लिहाज से है, मगर एक सियासी तौर पर ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ऐद वफा करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। आपने कभी वहाँ पे 4 अप्रैल की तकरीरें सुनी हो और होंगी तो वो ऐद वफा का दिन है, और इतनी बड़ी तादाद में शहीद भुट्टो के पैरोकार जो वहाँ पे पहुँचते हैं वो इस ऐद वफा के लिए जाते हैं कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा होगा। जी भाई, जी जी जनाब। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े की जहाँ तक बात है, ये आज यहाँ पर हम मौजूद हैं और 4 अप्रैल को आप गड़ी खुदाबख्श में देख लेना, ये भुट्टो साहब का फ़लसफ़ा है और भुट्टो साहब के फ़लसफ़े के ऊपर ही काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने करप्शन की बात की, वो करप्शन तो सबसे पहले आपका प्राइम मिनिस्टर करप्शन में मुलविस है। उसको कोर्ट ने वो इसीलिए सिर्फ जजों के ऊपर प्रेशर दिला रहा है कि ये फैसला मेरे हक में आए, लेकिन उसके हक में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने इस पाकिस्तान की दौलत लूटी है और यहाँ पाकिस्तान का जो अवाम है उनका खून चूसा है उसने। ठीक है। दूसरा ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से उठा लें, मोहतरमा के ऊपर या किसी हमारे कायदीन के ऊपर आप ऐसी चीज़ कोई करप्शन साबित कर दे। आसिफ अली जरदारी के ऊपर केस आपने हज़ारों केस बनाए, किसी केस में आपने उसको साबित किया, बाइज्जत बरी हुए उसी केस में। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगला इलेक्शन जो है, और हम ये कहते हैं कि भाई जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है सियासी जमातों को ही पहुंचता है, क्योंकि फिर वो बाद में आके कहते हैं कि हमारा टेन्योर पूरा नहीं होने दिया, 10 साल 11 साल जो है डिक्टेटरशिप रही, अगर हमें जो है वो पूरा टाइम मिलता तो हम पता नहीं क्या कारनामे अंजाम दे देते। तो इसलिए डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए, तसलसल जमहूरियत का रहना चाहिए, ताकि फिर जो है वो परफॉर्मेंस से मवाजना हो सके। तो आप क्या समझते हैं कि तो अगला इलेक्शन जो है उसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम ला सकेगी? जी बिल्कुल ला सकेगी। जिस तरह के आप देखते हैं जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में आपने सवाल किया कि भुट्टो साहब के फ़लसफ़े पे अमल किया कि नहीं किया। जिस तरह भुट्टो शहीद ने मुल्क को एटम बम का
तोहफा दिया। बेनज़ीर ने जिस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, उसी तरह उसी के फलसफे पे अमल करते हुए जरदारी साहब ने सीपेक का तोहफा दिया पाकिस्तान को। आज ये नवाज शरीफ जो सीपेक करता है, जो इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है दुनिया। अगला आप बताएं जनाब, आपका वजीर आजम आ रहा है, आप बताएं जी, आप समझती हैं कि जो है विफाक में आपकी हुकूमत हो सकती है? पीपल्स पार्टी में अभी भी इतनी ताकत मौजूद है? इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी में ताकत मौजूद है, सिर्फ मीडिया को नज़र नहीं आती। मीडिया आज के प्रोग्राम से मुझे लग रहा है कि आप भट्टो साहब की बरसी के हवाले से नहीं, हमारा एहतसाब का प्रोग्राम रखा हुआ आपने, तो मेरी गुजारिश यही है कि पीपल्स पार्टी जो काम करती तो भुट्टो साहब से बड़ी मोहब्बत है ना, तो उस मोहब्बत में हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं मसाइल है तो वो ख़त्म होने चाहिए और उसी फलसफे पे अमल होना चाहिए। जी, मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि आप जितना जिसकी कोई बुराई निकालेंगे तो वो अपने जवाब में अपनी खूबियाँ भी बताएगा, लेकिन ये कि जो पीपल्स पार्टी काम करती है, छोटी छोटी गली में मेट्रो बस में कोई गरीब आवाम नहीं जाता, लेकिन जो गलियों में खुद मैं एज ए लेडीज़, मैंने अपने इलाके में लेडीज़ को कुकिंग के कोर्स करवाए, सिलाई कढ़ाई के करवाए, वो मेरी ज़ात से नहीं हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए हुए हैं। शहीद बेनज़ीर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जितना हमने यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को, औरतों को जितने घर पे काम सिखाए, उनको ब्यूटिशियन के कोर्स करवाए, तो छोटे छोटे काम है पीपल्स पार्टी के, आप वो भी ज़रा उजागर करें, सिर्फ हमारी बुराइयों को मत देखें। और इंशाल्लाह ताला हर मर्द और जान पीपल्स पार्टी के साथ है और आने वाले वक्त में 2018 में वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा। ठीक है इकबाल साहब, अगला वजीर आजम जो है वो अगली बारी जो है वो आपको मिलने वाली है या नहीं? ये जो घबराहट आप देख रहे हैं कि 3.5-4 साल के बाद ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो मिसाके जमहूरियत में तय हुआ है कि जनाब एक दफा तुम्हारा वजीर आजम, एक दफा हमारा वजीर आजम, और ये मुक्का चल रहा है। देखिए उनको इस बात का यकीन है कि उनको इस बात का यकीन है कि उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना, शायद वो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो 3.5-4 साल के बाद जिस घबराहट में मियाँ साहब को सिंध याद आया है, ये इसीलिए नहीं आया। वो पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पूरे पाकिस्तान से लोग शमूलियत हासिल कर रहे हैं। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए छोड़ा कब गया था? जो जालिमान थे, जिनको वो कहते थे जी हमें ना मारो सबको मारो, तो इंशाल्लाह वो जालिमान खुद खत्म हो चुके हैं, खत्म होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर होगी, जलसे भी करेगी, जुलूस भी करेगी, आवाम तक जाएगी, आसानी से जाएगी और अपना पैगाम पहुंचा के 2018 में इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। और बिलावल भुट्टो साहब हमारे साथ एक वर्कर मौजूद है जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो भुट्टो को याद करते हैं। और सर तशरीफ लाए आगे। और जैसे आप हैं ऐसे हम जब पूरे पाकिस्तान में जाते हैं तो हम जगह जगह देखते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले ऐसे बुजुर्ग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने भुट्टो को देखा और आज तक जो है वो महसूस करते हैं उस खुशी को, उसका इजहार करते हैं। और जो जियाले हैं जो भुट्टो को चाहते हैं, उनकी अकीदत जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे? मैं चंद शेरों के अंदर भुट्टो साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ। ऐ जुल्फ़िकार, ऐ जुल्फ़िकार, ऐ जुल्फ़िकार, तुझको सलाम पहुँचे हम सबका 1000 बार। तुझको अवाम ही ने कहा कायदे अवाम, और फिर शहीद कह के शहादत दिया इनाम। पामाल हो गया है विकारे रसनोदार, ऐ जुल्फ़िकार, ऐ जुल्फ़िकार, ऐ जुल्फ़िकार। तेरा निज़ाम आम है इस्लामी मुसावात, हर दुश्मने इंसानियत को तूने दी है मात। तू आज भी है जालिमों से बरसरे पैकार, ऐ जुल्फ़िकार, ऐ जुल्फ़िकार, ऐ जुल्फ़िकार। हम कर सके ना मुआफ कभी अपने आप को, नुसरत अवामी फतेहमंद कदमों की चाप को। मरकद में जुल्फ़िकार है सुनने को बेकरार, ऐ जुल्फ़िकार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखें। पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में आज तमाम जियालों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया और यहाँ पर आज नारे गूंजते रहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए। रिजवान जाफर को पीपल्स सेक्रेटेरिएट सिंध से इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।